अस्सलाम वालेकुम जी। तो उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, खुशबाश होंगे। तो मैं बेटा आज जो हमारे पास लेक्चर है डेट इज चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th बुक फिजिक्स के एक्सरसाइज का पोर्शन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जिसको आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो आइए आज एक लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है जी कि एस्ट्रोनॉमर यूजली मेजर द एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस इन लाइट ईयर। जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं वो एस्ट्रोनॉमिकल जो डिस्टेंस होता है वो लाइट ईयर में मेजर करते हैं। जब हम बात करते हैं एस्ट्रोनॉमी के अंदर डिस्टेंस की तो हम बात करते हैं कि इतने लाइट ईयर्स वो डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल किया है। अब उसके अंदर जो यूनिट है 1 लैश जो होता है वो डिस्टेंस होता है कितना लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर, यानी लाइट एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है ये बराबर होती है 1 लैश के इन एन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के अंदर। जब हम एस्ट्रोनॉमी में बात करते हैं तो वहां पर हमारे पास लैश आता है। अब कहता है इफ स्पीड ऑफ लाइट इज 10⁻8 मीटर पर सेकंड, हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट 10⁻8 मीटर पर सेकंड हो तो हमारे पास व्हाट इज 1 लाइट ईयर इन मीटर्स। तो हम लोगों ने बताना है कि जो हम बात कर रहे हैं कि एक साल की लाइट जो ट्रैवल करती है यानी 1 लाइट ईयर है जिसे हम लोग 1 लैश का नाम दे रहे हैं वो हमारे पास मीटर्स में कितना होगा। यानी हमने बताना है कि जो हम लोग बात करते हैं कि 1 लाइट ईयर वो मीटर्स में कितना डिस्टेंस होता है, इस चीज को यहाँ पे हम लोगों ने एवेलुएट करना है। तो बेटा देखो हम डिस्टेंस जब भी फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है F = VT। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो V बराबर देगा C, क्योंकि हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा तो हमारे पास फॉर्मूला देगा जी F = CT। अब C की वैल्यू हमें ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है, आप देख सकते हैं, और हमें T की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है जो हमें सेकंड्स के अंदर निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमारे पास एक साल की हमने निकालनी है तो एक साल हमारे पास टाइम यहाँ पे हमें दिया गया है और एक साल के अंदर कितने डेज होते हैं 365 डेज होते हैं। एक दिन में कितने आवर्स होते हैं 24 आवर्स होते हैं। एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स होते हैं और एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60। अब इन तमाम जो डिजिट्स हैं जो रकमें हैं इनको आप उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास एक साल का जो टाइम है वो सेकंड्स के अंदर क्या हो जाएगा कन्वर्ट। ठीक है, कैसे 365 दिन है, एक दिन में 24 आवर होते हैं, एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड्स। इन चीज़ों को इन सबको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा दी 31536333 सेकंड्स। इसको उसने साइंटिफिक नोटेशन लिख दिया है। हम लोग यहाँ पे देखें, अगर हम लोग यहाँ पे लगाते हैं इशारिया तो 1 2 3 4 5 6 7 तो 10⁻+ 7 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.1536 10⁻7 सेकंड्स। तो ये वैल्यू हमारे पास निकल है किस चीज की, टाइम की। अब हमारे पास टाइम की वैल्यू भी आ चुकी है और हमारे पास सी की वैल्यू भी ऑलरेडी हमें दी गई है। अब इन दोनों को हम लोग इस फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे तो देखो सेम एज इट इज यही फार्मूला यहाँ पे यूज किया गया है। तो यहाँ पे देखो ये स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू और साथ में हमारे पास टाइम की वैल्यू इन सेकंड्स। तो जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे मेरे बेटा तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा जी 9.5 10⁻15 मीटर्स। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो 1 थी वो हमारे पास सॉल्व आउट हो चुकी है। तो आई होप आपको न्यूमेरिकल नंबर समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। अब न्यूमेरिकल नंबर 2 में कह रहा है जी राइट द एस्टिमेट आंसर ऑफ द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने एस्टिमेटेड आंसर लिखना है जो हमें नीचे बताया गया है। पहला क्या जी, हाउ मेनी सेकंड्स इन 1 ईयर, हम बताना है कि एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं, जिसकी चीज को अभी हमने ऊपर एवेलुएट किया है ये वाली 3.1536 10⁻7 सेकंड्स। ठीक है, वो सेम एज इट इज है। और दूसरा क्या जी, हाउ मेनी ईयर्स इन सेकंड्स, और एक सेकंड में कितने साल होते हैं। पहले पूछा उसने कि एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं, अब वो पूछ रहा है कि एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं। तो सिंपल क्या है, उसे 1 से डिवाइड कर दो तो आपके पास वो सेकंड्स में निकलेगा। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। देखो अगर यहां तक तो सेम हो गया ना ये वाला। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक्चुअली यहाँ पर अगर हम लोग मान लें 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सारी बात है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम आंसर आएगा। हमें निकालना है कि एक सेकंड का निकालना है, जैसे हमने यहाँ पे 1 ईयर का निकाला हुआ है। तो अगर मैं इस सारी वैल्यू को उठा के जो है वो इस साइड पे डिवाइड कर देता हूँ इसके नीचे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 सेकंड। देखो, और 1 ईयर डिवाइडेड बाय ये वैल्यू आ जाएगी, तो देखो यही आ गई। तो ये आ गया कि एक सेकंड में अब कितने ईयर्स हैं वो बात की जा रही है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो मेरे पास आंसर आ जाएगा जी 3.17 10⁻8 ईयर्स। तो ये हमारे पास दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया कि एक सेकंड में कितने साल होंगे। ओके हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको न्यूमेरिकल नंबर जो प्रॉब्लम 2 थी
वो भी क्लियर कट हो चुकी होगी। अब हमारे पास चलती है न्यूमेरिकल नंबर 3। अब इसकी स्टेटमेंट हमारे पास है जी कि द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट आर मेजर्ड टू बी 18.3 सेंटीमीटर एंड 14.60 सेंटीमीटर respectively. Find the area of plates and states the answer in correct number of significant figure। और हमने इसको significant figure की फॉर्म में लिखना है। तो देखो हमारे पास लेंथ कितनी है 18.3 और विड्थ कितनी है 14.60। तो देखो हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यूज लिखी गई हैं। अब फाइंड हमने क्या करना था यहाँ पे एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या था, लेंथ दर विड्थ। तो हमने लेंथ की वैल्यू पुट कर दी 18.3 और विड्थ की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे 14.60। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया जी 267.18। अब क्योंकि उसने यहाँ पर कहा हमें कि हमने इसको सिग्निफिकेंट फॉर्म दिखाना है, तो ये जो डिजिट्स हैं दैट आर नोन एज लीस्ट सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे, सिंपल हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 267 सेंटीमीटर क्यूब। ओके हो गया। तो उम्मीद करता हूं आपको न्यूमेरिकल नंबर 3 जो है क्लियर कट हो चुका होगा। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4। अब न्यूमेरिकल नंबर जो 4 है बेटा, उसके अंदर कहता है जी फाइंड द सम ऑफ द मैसेज गिवन इन किलोग्राम्स। किलोग्राम के अंदर बताना है अप टू अप्रोक्सीमेट प्रिसीजन जो बताना उसके अकॉर्डिंगली है, इनमें से वो वैल्यू जो ज्यादा प्रीसाइज है उसके अकॉर्डिंग बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि इनसे प्रीसाइज क्या है। अब प्रीसाइज होती है बताता हूं, देखो जब हम राउंड ऑफ करते हैं ना तो वो वैल्यू जिसमें सबसे कम डिजिट्स को ऐड करने से, यानी अगर हम लोग उसमें ऐड करें तो वो कन्वर्ट हो जाए। जैसे देखो यहाँ पे 28 है, ये वाली क्या है 28। अब इस 28 में अगर मैं 2 ऐड करूंगा ना तो फिर ये 3.3 बनेगा, यानी 30 बनेगा। ऐसे कह रहा हूं मैं। लेकिन अगर ये देखा जाए तो इसके अंदर 13.19 है, यानी 1 की एडिशन ही होगी सिर्फ, तो ये 14 बन जाएगा। ऐसे ही ना इसके अंदर जो है आपको बहुत ज्यादा ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर भी आपको 3 नंबर ऐड करने पड़ेंगे। फिर ये क्या बनेगा जी आपके पास 200 बन जाएगा। ठीक है, यानी 3.2 बन जाएगा ये। तो लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो डिजिट है ये वाला है, ये वाली वैल्यू है जिसके अंदर हम सबसे कम यानी कम वैल्यू से ये ज्यादा एक्यूरेट, यानी इन शॉर्ट बात करूं तो ये ज्यादा प्रीसाइज है। ठीक है, ये बात पहले हम पता चल गई कि हमने इसके अकॉर्डिंगली इसको जो है वो प्रीसाइज करना है। अब पहले उसने पूछा था कि इन सबको सम अप करना है, तो सम तो सिंपल है, आपके पास ये डिजिट दिए गए हैं। ठीक है, अब टोटल मैथ निकालना था तो आपके पास ये आ गया m1 प्लस m2 m प्लस 3 m प्लस 4। इसी तरह आपने इनके सिंपल इनकी वैल्यूज लिखी और इनको सम अप कर दिया और आपके पास आंसर आ गया ये वाला। अब अप्रोक्सीमेट करना था तो आपके पास देखो यहाँ पे क्या था 13.9 था, क्या है वैल्यू 13.9, और इसके अंदर क्या है ये डेसिमल के बाद एक डिजिट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे भी एक डिजिट के बाद ही कर देंगे। तो ये हमारे पास जो डिजिट्स इनको हम काउंट नहीं करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा टोटल वो क्या आ जाएगा जी 20.4 किलोग्राम्स। ये हमारे पास आ गया जी रिजल्ट। तो आई होप आपको न्यूमेरिकल नंबर जो 4 था वो भी क्लियर कट हो चुका होगा। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 5। अब ये थोड़ा ट्रिकिकल है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। अब इसके अंदर कहता है जी डायमीटर एंड द लेंथ ऑफ द मेटल सिलेंडर measured with the help of vernier caliper of least count 0.01 सेंटीमीटर और डायमीटर कितना उसका 1.22 सेंटीमीटर एंड उसका जो लेंथ है दैट इज 5.35 सेंटीमीटर। ठीक है, रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम, हमने वॉल्यूम फाइंड करना है और अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। देखो पहली बात हमने उसके वॉल्यूम फाइंड करना है। देखो वर्नियर कैलिपर का लिया तो हो सकता है उसके अंदर अनसर्टेनिटी यानी इसमें कोई जो वैल्यू में जो थोड़ा बहुत फर्क रह गया हो। ठीक है, तो पहली बात हमने करना क्या है, हमने उसकी वैल्यू को वॉल्यूम फाइंड करना है। फिर हम देखेंगे कि उसमें कितना फर्क आ रहा है, उस चीज को हमने अनसर्टेनिटी वहां पर उस माइनस में प्लस कर देंगे एट द एंड। तो इन शॉर्ट हमारे पास लीस्ट काउंट कितनी मेरे बेटा, देखो हमारे पास लीस्ट काउंट आ गई 0.01 सेंटीमीटर वर्नियर कैलिपर की। डायमीटर हमें यहाँ पे गिवन है और हमें सिलेंडर की लेंथ भी गिवन है। हमने पहले फाइंड करनी है यहाँ पे अब हमारे पास जो अनसर्टेनिटी उस चीज को परसेंटेज में, फिर हम उस वॉल्यूम को फाइंड करके उसमें से माइनस कर देंगे और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो इन शॉर्ट हम कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन लेंथ क्या होती है। अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है मेरे बेटा, इस चीज को गौर समझ लेना, आपको क्लियर कट हो जाएगी। मैं छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ। देखो मेरे पास कोई भी लाइक ये लाइन है। ठीक है, अब इसका एंड जो है लाइक देखा जाए तो देखो मेरे पास कुछ स्केल है, लाइक दिस वन स्केल है और यहाँ पे बन रहा है 5 और यहाँ तक बन रहा है 6, यानी अगर मैं बताऊँ ये 6 है। ठीक है, ये वाला 6 ये 5 मिलीमीटर है और ये 6 मिलीमीटर की वैल्यू है, ऐसा समझ लो।
और आप तकरीबन इसके दरमियान में आ रहे हो, तो यहाँ पर तो बहुत मैग्नीफाई है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे बात करूँ तो देखो, अब देखो स्केल की वैल्यू मिलीमीटर तकरीबन इतना होता है, अगर स्केल पे राउंड ऑफ ले लो तो आपकी वैल्यू ना तो 5 है ना ही 6 है, तो ये बहुत छोटी वैल्यू यहाँ पर फिर भी ये विजुलाइज हो रही है। लेकिन अगर आप मीटर रूल लेकर उसके अंदर मिलीमीटर के अंदर करेंगे तो आप देखोगे कि आपको इतनी वैल्यू वहां पे विजिबल नहीं होगी, मतलब आप फर्क नहीं कर पाओगे ये 5 है कि 6 है। तो मतलब उसके अंदर एरर कितना आएगा, उसमें ज्यादा से ज्यादा एरर, यानी अगर हम सेंटर में ना लें 6 से थोड़ा सा पीछे थी तो फिर मतलब उसके अंदर एरर कितना है, उसकी लीस्ट काउंट बराबर। लीस्ट काउंट कितनी होती है, सबसे छोटी वैल्यू, मतलब इसके अंदर सबसे छोटी वैल्यू कितनी है, उसकी लीस्ट काउंट ही होगी ना। तो इसका मतलब ये होता है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो एरर आता है वो हमारे पास उसकी लीस्ट काउंट के बराबर आता है। क्योंकि देखो अगर तो इससे बड़ी होगी तो वो 6 आ जाएगी, अगर बराबर होगी, अगर 6 से बड़ी है यानी वो 6 और 7 के दरमियान पाई जा रही है, तो इन शॉर्ट हमारे पास जो अनसर्टेनिटी होगी वो अप्रोक्सीमेट उसके लीस्ट काउंट के ही बराबर होगी। तो इसलिए हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, क्योंकि वो हमारी लीस्ट काउंट के बराबर है। इस वजह से हमारे पास जो अनसर्टेनिटी आएगी वो इक्वल टू आई उसकी लीस्ट काउंट के। अब हमारे पास जो अनसर्टेनिटी होती है लेंथ की, उसका फॉर्मूला ये होता है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ओवर आपकी जो एक्चुअल वैल्यू है लेंथ की उसके। तो देखो हमने यहाँ पर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय कर दिया उसकी जो हमारे पास लेंथ की वैल्यू थी, जो हम लोगों ने डायमीटर वहां पे फाइंड आउट किया, तो हम लोग को हम मल्टीप्लाई 100 से कर दिया और हमारे पास आंसर आ गया 0.2%। ये हमारे पास अनसर्टेनिटी है उसकी लंबाई के अंदर। इसी तरह से हमारे पास अगर मैं आपको बताऊं डायमीटर के अंदर भी हम सेम एज इट इज लेंगे। डायमीटर की मेरा बेटा जो हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी उसको डिवाइड कर देंगे उसकी जो डायमीटर की जो लंबाई है उसके साथ, ठीक है, दैट इज 1.22 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने लेंथ की बात की और हमारे पास यहाँ पे डायमीटर की बात हो रही है, और मल्टीप्लाई पे हम लोग 100 से कर देंगे। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.8%। ये हमारे पास रिजल्ट किस चीज का आ गया जी, एज पर अनसर्टेनिटी आ गई इन डायमीटर। अब हमारे पास वॉल्यूम निकालना हमने, तो वॉल्यूम के लिए मेरे बेटा फॉर्मूला जो होता है वो होता है मेरे बेटा देखो V बराबर होता है पाई एल आर स्क्वायर। तो क्योंकि यहाँ पे डायमीटर दिया गया तो डायमीटर बराबर होता है d/2, यानी r बराबर होता है d/2 के। ऐसे ही ना, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास r स्क्वायर लेना तो r स्क्वायर ले लो तो आपके पास ये भी आ जाएगा, तो r स्क्वायर बराबर किसका आ जाएगा जी, d स्क्वायर बाय 4। अब ये यहाँ पर देखो हम r ने d ले रहे हैं, तो अब जब इसकी वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा जी पाई आई डी स्क्वायर ओवर 4, जो हमारे पास यही फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा वॉल्यूम का जिसको हम लोग यहाँ पे यूज करके वैल्यू निकालेंगे। अब उससे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो अनसर्टेनिटी है वो कितनी है, टोटल अनसर्टेनिटी। देखो टोटल अनसर्टेनिटी बराबर होगी 2 इंटू एज अनसर्टेनिटी इन डायमीटर, डायमीटर में जितनी अनसर्टेनिटी होगी प्लस हमारे पास होगी जी अनसर्टेनिटी इन लेंथ। तो देखो डायमीटर हमारे पास क्या है जी, डायमीटर अगर हम लोग यहाँ पर लें तो डायमीटर का यहाँ पे क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है ना। तो जब हमारे पास फॉर्मूला की जो जितनी उसकी पावर होगी ना उससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं जब हम लोग उसकी अनसर्टेनिटी को फाइंड करते हैं, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर 2 आ गया। तो 2 इंटू अनसर्टेनिटी इन डायमीटर ये वाली वैल्यू होगी प्लस अनसर्टेनिटी लेंथ, और लेंथ की वैल्यू पावर कितनी है 1 है, तो यहाँ पर इंटू 1 आ गया, यानी 1 से सिंपल हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, यहाँ पे लिखा नहीं उन्होंने। और हमारे पास टोटल आंसर आ गया जी 1.8%। ये हमारे पास आ गई टोटल अनसर्टेनिटी। अब हमने एक्चुअल वैल्यू फाइंड करनी है जो हमारे पास वॉल्यूम की थी, तो हमारे पास जो क्वेश्चन था यानी जो हमारा फॉर्मूला था वो था पाई दैट इज 3.14, ये आ गई इनटू डायमीटर की वैल्यू आ गई, उसका स्क्वायर आ गया दैट इज थी 1.22 का स्क्वायर आ गया, मल्टीप्लाई बाय हमारे पास थी लेंथ की वैल्यू दैट इज 5.35 आ गया, और डिवाइड कर दिया हमने 4 से, और इनको सबको हमने कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आ गया दैट इज 6.2509079 मीटर क्यूब विद अनसर्टेनिटी कितनी हमारे पास 1.8% आ गई। ठीक हो गया। अब इसको हम लोगों ने यहाँ पे करना है निकालना अनसर्टेनिटी को, तो कैसे निकालेंगे, देखो अनसर्टेनिटी कितनी हमारे पास 1.8 डिवाइडेड बाय कर देंगे 100 से और मल्टीप्लाई करवा देंगे एक्चुअल वैल्यू से। जो हमारे पास वैल्यू निकल आएगी ना वो हमारे पास वैल्यू होगी जितना उसमें फर्क आ रहा होगा, यानी 0.1 का फर्क आ रहा है। ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर का फर्क आ रहा है यहाँ पे, तो मतलब यहाँ तो इसमें इतनी वैल्यू ऐड होगी या इसमें इतनी माइनस होगी, तो हमारे पास वैल्यू लग जाएगी एक्चुअल के 6.2 प्लस माइनस 0.1 मीटर क्यूब।
वेट हमारे पास क्या है जी 6.2 है, ये हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू है वॉल्यूम की, और 0.1 जो वैल्यू है ये हमारे पास मीटर क्यूब, ये वैल्यू सेंटीमीटर यहाँ पे आएगा क्यूब, ठीक है। इस अनसर्टेनिटी इन इट, और ये हमारे पास जो वैल्यू है ये है जी अनसर्टेनिटी, जिसको हम लोग यहाँ पे अवेलेबल करेंगे। अगर तो वैल्यू हमारी इजाफी होगी तो उतनी माइनस कर देंगे, अगर कम होगी तो हम उसमें प्लस कर देंगे। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर हो चुका होगा। आगे हमारे पास है जी न्यूमेरिकल नंबर 6। अब न्यूमेरिकल 6 के अंदर मेरा बेटा हमारे पास निकालना है हमने किस चीज को, एक्सप्रेशन निकालनी है किस चीज की। हमारे पास फार्मूला पढ़ के आया इक्वेशन ऑफ मोशन का कि VF माइनस VI इक्वल टू होता है 2AS के। इसकी डायमेंशंस को फाइंड आउट करना है, ठीक हो गया, और बताना है कि ये डायमेंशन एक्यूरेट है या नहीं। पहले हम लेफ्ट साइड लेंगे, फिर हम लोग राइट साइड लेंगे। हम लोग प्रीवियस टॉपिक के अंदर पढ़ के आए हैं जब हम लोग कोर्स को पढ़ रहे थे वहां पे। तो खैर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। देखो हमारे पास VF माइनस VI है यहाँ पे, ठीक है, और VF हमारे पास वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ऐसे ही है। अब डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होता है जी L होती है, और T नीचे आ जाएगा तो L T माइनस 1 आ जाएगा। तो देखो ये सेम आ गया, उसका स्केयर आ गया, सेम एड इधर आ गया, और जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया जी L स्केयर माइनस T माइनस 2, माइनस आ गया L स्केयर T माइनस 2 आ गया। अब हमारे पास जब ये एक रूल है कि जब हमारे पास दो सेम डिमेंशंस माइनस हो रही हो तो उसमें चेंज नहीं होता, वो सेम ही आ जाती वैसे की वैसी, तो हमने उसे एज इट इज लिख दिया। तो ये हमारे पास होगी इसकी लेफ्ट साइड। अब इसी तरह से राइट साइड भी आएगी, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको तो हमारे पास जो राइट साइड है ना वो भी सेम एज इट इज यहाँ पर आ गई, ठीक हो गया। तो देखो 2AS है, एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास, एक्सेलरेशन मेरा बताया वेलोसिटी ओवर टाइम। अब वेलोसिटी की मैंने वैल्यू क्या निकली थी LT माइनस 1, ऐसे ही है, और ये T हमारे पास नीचे T आ जाएगा, तो ये आ जाएगा LT माइनस 2 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो देखो ये आ गया LT माइनस 2 इंटू L, ये S वाला आ गया, इसको मल्टीप्लाई करा तो आंसर आ गया जी L स्केयर T माइनस 2, ओके हो गया। अब साथ में 2 भी था, अब 2 क्योंकि एक कांस्टेंट है तो इसकी डायमेंशन नहीं थी, डायमेंशनलेस है, इसलिए मैंने 2 को काउंट नहीं किया। तो देखो यहाँ पर मेरे बेटा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, तो ये बता रहा है कि हमारे पास डायमेंशन ये क्या है, करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको न्यूमेरिकल नंबर जो 6 था वो भी क्लियर कट हो चुका होगा। इसी तरह से न्यूमेरिकल नंबर 7 है, इसी के अंदर भी सेम एज इट इज है। मैं एक लेफ्ट साइड करूंगा, दूसरी साइड आपको खुद करनी पड़ेगी, ये आपका कह लो कि असाइनमेंट है। अगर नहीं होगी तो कमेंट सेक्शन में जाकर बता दीजिएगा, मैं आपको वहां पर हेल्प आउट कर दूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर है जी शोज दैट द फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर इज डायमेंशनली करेक्ट। हमने सिंपल बताना है। मैं ये वाला पोर्शन लूंगा, आपने ई वाला जो फार्मूला है उसके अंदर एवेलुएट करके सेम एज इट इज जो वैल्यू को लिख देना है एनर्जी वाले पोर्शन को लेके। अब देखो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ कि आप लोगों के लिए आसान हो जाए। देखो एम सी स्क्वायर है, एम का कैपिटल एम आ जाएगा, और वेलोसिटी हमने भी निकाली, क्या है हमारे पास एल टी माइनस 1, इसका स्क्वायर आ गया, तो हमारे पास आएगी एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो देखो हमारे पास यही आंसर आ गया। यहाँ पे हम लोगों ने इसको एवेलुएट भी किया हुआ है, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे तो ये रही वैल्यू, ठीक है। और इस चीज में क्या बताया जा रहा है मेरा बेटा कि लेफ्ट हैंड से बराबर है राइट हैंड साइड के, ओके हो गया। अब इसी तरह से न्यूमेरिकल नंबर 8 है जी। अब न्यूमेरिकल नंबर 8 जो है इसके अंदर हमें कहा जा रहा है ड्राइव अ फार्मूला, हमने फार्मूला ड्राइव करना है फॉर टाइम पीरियड के लिए ऑफ अ सिंपल पेंडुलम यूजिंग द डायमेंशंस एनालिसिस, यानी डायमेंशंस को यूज करते एनालिसिस जो हमारे पास है, डायमेंशंस को एनालाइज करना, उसको यूज करते हुए हमने फार्मूला ड्राइव करना है किस चीज का, टाइम पीरियड का। द वेरियस प्रॉब्लम्स पॉसिबल फैक्टर्स ऑन विच द टाइम पीरियड्स मे बी डिपेंडेड आर, यानी वो फैक्टर्स जिन पे वो डिपेंड करती है वो हमें नीचे बताए गए हैं। कौन कौन से हैं जी? पहला है जी लेंथ ऑफ द पेंडुलम, दूसरा है मास ऑफ बुक, एंगल थीटा विद द थ्रेड एंगल मेक द वर्टिकल, ठीक है, जिसके लिए हम लोग इंक्लाइन करवाते हैं ताकि वो मूव कर सके, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। तो सिंपल इन फैक्टर्स पे यहाँ पे वो डिपेंड कर रहा है। तो देखो टाइम डिपेंड करता है मास पे, लंबाई पे, एंगल पे और ग्रेविटेशनल वैल्यू पे। तो सिंपल मास के बढ़ने से टाइम पीरियड बढ़ेगा, लंबाई के बढ़ने से टाइम पीरियड बढ़ेगा, एंगल के बढ़ने से, ये चेंज होने से भी टाइम पीरियड में चेंज आएगा, यानी उतना ही चेंज आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ग्रेविटी के भी चेंज होने से टाइम में चेंज आएगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सारी की सारी वैल्यू क्या है? डायरेक्टली। अगर मास बढ़ेगा टाइम बढ़ेगा, मास कम होगा टाइम कम होगा, लंबाई बढ़ेगी तो टाइम बढ़ेगा, लंबाई कम होगी तो टाइम कम होगा, थीटा बढ़ने से टाइम पीरियड बढ़ेगा, थीटा कम होने से टाइम पीरियड कम होगा, जी की वैल्यू बढ़ने से टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, ग्रेविटेशनल की वैल्यू से इंक्रीज होने से टाइम पीरियड डिक्रीज होगा। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को खत्म करें तो हमारे पास इक्वालिटी का साइन था, डायरेक्ट कांस्टेंट आ जाएगा। अब इनकी हम लोगों को डायमेंशन निकालनी है। हम लोग पहले देखो टी की यहाँ पे डायमेंशन आएगी कैपिटल टी आ जाएगी, साथ में कांस्टेंट आ गया। अब मास की डायमेंशन क्या आ जाएगी कैपिटल एम, और पावर साथ वैसे की वैसे आ जाएगी ए
एल की कैपिटल एल आ जाएगी, जो उसकी पावर आ जाएगी बी। इसी तरह से थीटा, थीटा देखो हमारे पास बराबर होता है, हम लोग पढ़ के हैं रेडियन फार्मूला, एस इक्वल टू आर थीटा, और थीटा बराबर आ जाएगा एस ओवर आर, ठीक है ये जैसे, और इसकी भी एल, तो एल माइनस एल आ जाएगा, एल इंटू एल एल के पावर -1 ये आ जाएगी वैल्यू यहाँ पर, उसकी पावर आ गई सी इंटू हमारे पास जी का तो एक्सेलरेशन कौन सा ग्रेविटेशनल, तो उसकी वैल्यू हमने अभी निकाली है एल टी -2 और पावर डी आ जाएगा उसका। ठीक हो गया। अब इसको हम सबने यहाँ पे एवेल्युएट कर लिया। मैं इसको साफ करता हूँ ताकि आगे वाले जो स्टेप्स हैं वो हमें करने के लिए आसानी हो। तो देखो अब करना क्या हमने बेटा, यहाँ पर हमने इनकी वैल्यूज को कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करना है कि हमने इस साइड से और इस साइड से वैल्यू को देना है। तो देखो यहाँ पे टी की वैल्यू पहले ली, तो टी की यहाँ पे वैल्यू कितनी है, टी +1 है, और इधर कितनी है हमारे पास, टी की वैल्यू निकालो सब में से। तो देखो यहाँ पे टी -2 पावर डी है, तो टी -2d ये हमारे पास वैल्यू निकल आई यहाँ पे। अब देखो इसी तरह से हम लोग m की निकाली, तो m की इस साइड पे वैल्यू कितनी है, 0 है, तो ये 0 आ गई, और इतनी यहाँ पे कितनी है a, तो हमारे पास ये निकल आई। इसी तरह से हमने l की निकाली, इस साइड पे 0 आ गई, और इस साइड पे हमारे पास कितनी है बताता हूँ अभी आपको कैलकुलेट करके। यहाँ पे देखो l की पावर b इंटू l की पावर हमारे पास c, ये वाली देखो ना अगर मल्टीप्लाई होगा अंदर तो, और l की पावर -c, ऐसे अगर मैं ब्रैकेट में भी लिख रहा तो इसलिए इसे ये देखिएगा कि सर अब गलत दिख रहे हैं, तो इस चीज़ को भी निगलेक्ट कीजिएगा। तो ये मल्टीप्लाई होगा तो एल पावर डी आ जाएगा, मतलब ये सारा ऐसे, तो ये हमारे पास आ जाएगा एल पावर बी +c -c +d, तो ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। तो देखो हमारे पास यही लिखा हुआ है यहाँ पे। अब इन सब वैल्यूज़ को हम करेंगे क्या, इनकी पावर्स को इक्वलिटी करके हम इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे निकाल लेंगे। पहले हम लेते हैं टाइम की, तो देखो यहाँ पे 1 था, तो ये 1 -2d, तो ये आ गया, तो d की वैल्यू क्या आ गई जी -1/2। इस चीज को अपनी आपने याद रखना है। अब देखो यहाँ पे a है, तो a बराबर यहाँ पे 0 के, इसको आप लोगों ने यहाँ पे ठीक कर लेना है, तो a बराबर आ गया 0 के। ठीक हो गया। अब इसी तरह से हमारे पास l यानी ये 0 बराबर किसके है, ये तो कट जाएंगे ना यहाँ पे, तो b + d ये देखो आ गया, तो d की वैल्यू पहले एवेल्युएटेड है यानी b की वैल्यू रहेगी, तो यहाँ पे d की वैल्यू पुट करो, यानी अगर b + d की वैल्यू क्या है जी -1/2 है बराबर 0 के है, तो जब ये वैल्यू तो जाएगी तो ये हो जाएगी b बराबर आ जाएगा 1/2, ये निकलेगा हमारे पास b की वैल्यू। अब जो हमने a b c d की वैल्यू निकाली उसको आपको जनरल फॉर्म पुट कर दो, तो m की वैल्यू क्या निकली 0, हमारे पास जो लेंथ थी उसकी वैल्यू क्या निकली 1/2 जो b पोर्शन था। c की वैल्यू हमारे पास क्या निकली, देखो c हमारे पास यहाँ पर 0 आया, कांस्टेंट आ गया, सही हो गया, और हमारे पास जी की वैल्यू निकली -1/2 जो डी की वैल्यू निकली थी, यहाँ पे हमने उसको यहाँ पे पुट डाउन कर दिया। ओके हो गया। तो यहाँ पे देखो m की पावर 0 थी, तो m की पावर जब 0 है मेरे बेटा उसका मतलब क्या है, m की पावर 0 का मतलब है मेरे बेटा कि हमारे पास ये क्या है बराबर 1 के, जिसकी पावर 0 होती है वो कहता है बराबर 1 के। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया 1 आ गया, और ये आ गई जी l की पावर 1/2 इंटू ये भी 1 भी मल्टीप्लाई हो गया, और जी की वैल्यू 1/2। अब देखो इसे कैसे लिखेंगे हम लोग, इसे ऐसे लिखेंगे, हमारे पास कांस्टेंट इंटू आ गया हमारे पास आई एल, जिसे हम लोग एल कह रहे हैं, सॉरी √2 है, देखिए 1/2 मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट होता है, और क्योंकि माइनस में है तो ये नीचे चला जाएगा, प्लस में जाएगा, नीचे आ गया जी, और इसको अगर हम इकट्ठा फॉर्म में लिखें तो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। ओके हो गया। कहता है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय डायमेंशनल एनालिसिस, हाउएवर इट कैन बी फाउंडेड। कहते हैं हम लोग जो न्यूमेरिकल कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू को हम डायमेंशनली नहीं फाइंड कर सकते हैं, इसकी वैल्यू होती जरूर है बट इसकी डायमेंशंस को हम लोग एवेल्युएट नहीं कर सकते। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास है पोर्शन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का, जिनको हमने 1 बाय 1 यहाँ पे डिस्कस किया। इसके मतलब कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, क्यूरी लगी हो, तो मेरे बेटा आपने कोशिश करनी है कि ज़रूर जो है कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि हमारा हमेशा कोशिश होती है कि आपके लिए जो है कंसेप्चुअल और बेस्ट वीडियो लेक्चर लेके आएँ, ताकि हर बच्चे के लिए जो है वो आसानी के साथ उसको जो है अंडरस्टैंड कर सके। तो इसके जो PDF नोट्स का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो मेरे बेटा आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।